जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th में ये आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन है। वन शॉट रिवीजन का मतलब क्या है कि एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का एक जो है वीडियो आपको एक प्रोवाइड कराया जा रहा है। उम्मीद है कि हमें आपको ये चीज़ें पढ़ाने के बाद फिर इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर में, ये चैप्टर का नाम अगर आपको हम बताएं तो भाई कौन सा चैप्टर है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमको क्या डिस्कस करना है। एक चैप्टर है हमारा जियोग्राफी का, और जियोग्राफी के इस चैप्टर में हमको देखना है, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है। और इस फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको हम बात करें तो हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्स किसे कहते हैं, ठीक है, रिसोर्स किसे कहते हैं हम देखेंगे। और ये पूरे रिसोर्स के इस चैप्टर में संसाधन और डेवलपमेंट यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट नाम का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सब कुछ देखेंगे। एक सिंगल चीज आपको कहीं से एक्स्ट्रा में देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। बस आपको क्या करना है, तो आपको एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको करना है। सबसे पहला तो आप क्या करेंगे, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, और उसको इसलिए क्योंकि भाई अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे फिर हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी बचेगी नहीं। तो इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या क्या चीजें हम देखेंगे आपको बता देते हैं, जैसे हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पूरे रिसोर्स के चैप्टर में रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, किन किन बेसिस पे हम उनको डिवाइड किए हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में आता है सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन, काफी ज्यादा जो है पूछे जाते हैं सॉइल से रिलेटेड, तो उनको भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की सॉइल होती हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनमें क्या क्या चीजें उगती हैं, और ये मैपिंग बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे। इस चैप्टर से जो भी चीजें रहेंगी, एक जरूरी सूचना, इसमें अधिकतर चीजें इंग्लिश आपको अगर लिखी हुई मिलती हैं तो इससे आपको घबराना नहीं है। हम खुद ऐसे हिंदी के टीचर, मतलब हिंदी के टीचर, इसका मतलब है कि भाई हिंदी लैंग्वेज के टीचर हैं। आपको ऐसे घबराना नहीं कि इंग्लिश में कुछ चीजें लिखी गई हों तो आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि हम अभी तो ऑफलाइन क्लास आपने कभी देखा नहीं है कि हमारी ऑफलाइन क्लास, तो वहां पे हम कभी भी ऐसे मतलब बोलचाल की भाषा अपनी है कि भाई काहो का करते हैं, तो इस तरीके से भी हम लोग पढ़ाते हैं। वहां पे कभी खड़ी हिंदी का हम प्रयोग ही नहीं करते हैं अपने अपने खुद के कोचिंग सुजीत कोचिंग क्लास में। उसके पीछे का रीजन है भाई अपना है, हमारी मर्जी, हम जैसे भी पढ़ाएं उसमें सारी चीजें चलती हैं। तो फिर ये चीजें यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश का कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं, हम ज्यादा समय ना लेते हुए आते हैं अपने इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, ये चैप्टर क्या है भाई, इस चैप्टर में हमने पीपीटी अधिकतर इसलिए रखा है कि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सके। अगर हम बाद में आपके साथ लिखते चलते, ठीक है, पढ़ाते समय ज्यादा चीजें, तो फिर टाइम हमारी ज्यादा जाती, और आपके पास अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस संसाधन नाम के चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि भाई रिसोर्स कहते किसको हैं, बता दीजिए सर जी रिसोर्स किसे कहते हैं। तो रिसोर्स उसे कहते हैं कि जो चीजें हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, हम उसे क्या नाम देंगे, संसाधन कहेंगे। बस क्या ध्यान देना है कि इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो भाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी होना चाहिए हमारे पास, और प्रकृति यानी कि नेचर में हमको मिले सब जगह, ठीक है, नेचर में मिल सके हमें, और इसके लिए कुछ संस्थाएं मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि सरकार मना कर रही हो फिर भी हम किए जा रहे हो। जैसे अरावली के मुद्दे पे बाकी सारे लोगों ने, जितने भी लोग थे, बहुत सब कुछ ने कहा, मतलब सभी लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बट उसके बाद भी कुछ लोगों का कहना था कि भाई ये अच्छी चीजें हैं, इसको क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये रीजन ये था ना कि वो अभी समझते नहीं बेचारे, ठीक है, वो आए हैं, उनको पीढ़ियों से कोई लेना देना है नहीं,
उन्होंने भी सुजीत सर की कोई क्लास तो अटेंड की नहीं है रिसोर्स और डेवलपमेंट की, उनको क्या पता कि रिसोर्स क्या होते हैं। तो उनको थोड़ा सा लिंक जो है ना शेयर करिए और कहिए कि देखिए नेताजी इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक सर जी हैं, ठीक है, और वो आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें रिसोर्स होती हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे और उनको जो है आप बता दीजिएगा कि ये क्लास जो है 160 डिवीजन की क्लास है, सारी चीजें एक ही क्लास में उनको बता दी जाएगी। तो चलिए, किसे कहेंगे भाई? जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे, ठीक है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर दे। छोटा दिख रहा है, एक मिनट, अगर ये आपको छोटा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बड़ा कर देते हैं। आ जाओ बाबू, तुम इधर आ जाओ, इसको इधर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम छोड़िए ना, यहाँ डिस्कस करने का क्या मतलब निकला, हम इसको दूसरे जगह डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे जगह हम कहाँ डिस्कस करेंगे? तो हम डिस्कस करेंगे इसको यहाँ पे, यहीं पे समझ लेते हैं कि किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि भाई हमारे पास यानी कि मानव के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो मानव की अगर आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, ठीक है, हमको कोई चीज चाहिए, वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, जैसे हमको इस समय क्या चाहिए? डाटा चाहिए, और डाटा मतलब 1000 जीबी है हमारे पास, ठीक है, 1000 जीबी है, बट उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो फिर वो संसाधन रहा नहीं, ठीक है। इतना डाटा होने के बाद भी ये स्लो चल रहा है, मतलब कि लाइव नहीं ले सकते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हम कहेंगे है तो रिसोर्स, बट अभी हम देखेंगे किस टाइप का रिसोर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ देखनी है। एक मिनट रुकेंगे आप। रात का समय, थोड़ी सी खांसी है। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो आगे अब हमको क्या समझना है? हमको समझना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आप समझना है कि भाई संसाधन किसे कहते हैं, ये तो हमने समझ लिया सर जी। आगे बढ़ जाइए, तो आगे अब इसका हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, इसका वर्गीकरण कर देते हैं। तो देखिए वर्गीकरण जब हम इसका करेंगे ना, तो कई अलग अलग आधारों पे हम इसका वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले जब इसके वर्गीकरण की हम बात करते हैं, तो इसे हम 4 अलग अलग आधार पे बांटेंगे, ठीक है। 4 अलग अलग इसके हम बेसिस रखते हैं, 4 अलग अलग आधार रखते हैं, जिसके आधार पर हम इसको बांट देते हैं भैया। तो सबसे पहले हम इसको उत्पत्ति के आधार पे कि संसाधन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, यानी कि कैसे संसाधन बना है, अगर इस आधार पे हम देखें कि क्या फिर बाद में कभी हम इसको बना सकते हैं, तो इस आधार पे अगर हम देखना चाहें तो संसाधन हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है नॉन बायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक संसाधन, ठीक है। लेकिन जब हम समाप्तता यानी कि अगर समाप्त हो जाएगा ये उत्पत्ति के आधार पे, तो जैविक अजैविक, और समाप्तता के आधार पे, ठीक है, समाप्तता के आधार पे एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय। ऐसे ही स्वामित्व यानी मालिक कौन होगा इन संसाधनों का, तो इसके आधार पे हम देखते हैं कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अभी हम इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि वो ऐसे बस बताते चले जा रहे हैं, समझेंगे हम लोग। फिर विकास के आधार पर यानी डेवलपमेंट के आधार पर, तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, और इन क्लासिफिकेशन के आधार पे ही हम देखते हैं कि कौन सा संसाधन है, कौन सा रिसोर्स है, ठीक है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई ये जो बायोटिक और नॉन बायोटिक हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन है? तो सबसे पहला है हमारे पास बायोटिक, ठीक है। अगर बायोटिक की हम बात करते हैं तो इसमें आपको समझना क्या है कि भाई इसमें क्या देखने को मिलेगा ना, इसमें जीवन देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें लाइफ हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा ऐसा रिसोर्स जिसमें लाइफ हो, जैसे एग्जांपल में क्या क्या देख सकते हैं, तो ह्यूमन, यानी कि अगर हम लोग हैं, हम लोग एक तरीके के रिसोर्स हैं। और कौन से रिसोर्स हमको कहा जाएगा? हमको कहा जाएगा कि हम लोग क्या हैं, तो एक तरीके के बायोटिक रिसोर्स हैं, यानी कि जैव संसाधन में आएंगे। दूसरा प्लांट, प्लांट की बात की जाए, जितने भी पेड़ पौधे हैं इन सभी को अगर हम देखेंगे, तो जितने भी पेड़ पौधे रहेंगे इन सभी को हम लोग जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है नॉन बायोटिक, यानी कि नॉन लिविंग हम कह सकते हैं, जिसमें जीव नहीं होता है।
तो इन्हें हम लोग क्या देखते हैं कि भाई इनमें जीव नहीं होगा। जैसे रॉक्स हो गई, ठीक है, जैसे चट्टाने हो गई, जैसे मेटल हो गए, जितने भी धातुएं हैं, ठीक है, जिनमें जीव ना हो, जी उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अजैविक संसाधन, ठीक है, यानी कि इनमें जीव नहीं है तो इनको हम अजैव संसाधन कहेंगे, ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्स भी इसे हम कह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो समाप्यता के आधार पर हम अब देखते हैं बेसिस ऑफ क्या है, तो इसमें हमें देखना है कि बेसिस ऑफ हेरिस्टिबिलिटी, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं भाई, समाप्यता के आधार पे। तो दो तरीके का, एक रिन्यूएबल होता है, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, यानी अनवीकरणीय और नवीकरणीय, ठीक है। तो ये है नवीकरणीय संसाधन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, ये नवीकरणीय संसाधन है। अब ये जो नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका हम क्या कर सकते हैं, तो भाई इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका हम अगर एक बार समाप्त हो जाए तो फिर से इसको बना सकते हैं। उसी को नाम क्या दिया जाता है, उसी को नाम दिया जाता है नवीकरणीय योग्य संसाधन, लंबा चौड़ा नाम दिया गया, उससे हमको क्या लेना देना, इसको नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे सोलर सन, ठीक है, सोलर हो गया, विंड हो गई, एनर्जी हो गई, यानी कि सौर ऊर्जा, ठीक है, फिर वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं, एनर्जी मतलब जिसको हम लोग एनर्जी में आ जाएगी, इसी में सौर ऊर्जा, और फिर लास्ट में जो है पवन ऊर्जा, वाटर यानी जल हो गया, ठीक है, ये विंड यहाँ से आ गई। तो इन सभी को अगर एक बार समाप्त हो गए तो फिर से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, और इन्हीं को नाम दिया जाता है नवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक। लेकिन नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जिनको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे मिनरल्स हो गए, ठीक है भाई, मिनरल्स क्या है, एक बार समाप्त हुए ना, जीवाश्म एक बार अगर जो समाप्त हो गया दोबारा थोड़ी ना उसको बना सकते हैं हम लोग। तो फिर इसी तरीके से फॉसिल्स हो गए, ठीक है, यानी कि जितने हम देखते हैं कि खनिज तेल वगैरह हैं, अब खनिज तेल हैं, एक बार जब मिनरल समाप्त हो जाएगा फिर खनिज तेल को भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई संसाधन दोबारा कभी नहीं मिलेगा, बट इनको तैयार होने में कई हजारों साल लगते हैं। अब कई हजारों साल लग रहे हैं तो कई हजारों साल हम इंतजार करेंगे, हम वेट करने आए हैं, एक मिनट वेट ना हो, इधर चल रही है टाइपिंग टकाटक, और उधर जो है क्या है कि एक मिनट ना बीते कहाँ चले गए थे। तो इतनी सारी वेटिंग कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कभी न कभी तो मिलता है, बट अभी के लिए हम क्या कहेंगे भाई, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी ये जो है जल्दी हमको प्राप्त नहीं होने वाला है। ऐसे ही क्या है कोल, ठीक है, यानी कि कोयला एक बार खत्म हो जाए ना तो काफी समय लग जाएगा इसको फिर से मिलने में, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये भी एक तरीके का क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। आगे बढ़े क्या, आगे हमको ये देखना है, ये तो अभी हम बाद में समझेंगे। आगे ओनरशिप के आधार पर, ठीक है, ओनरशिप के आधार पे यानी हम क्या देखते हैं, यानी कि कौन मालिक होगा, ठीक है, इसका मालिक कौन होगा भाई रिसोर्स का, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि कौन जो है इसमें क्या रहने वाला है, तो इसमें कौन रहने वाला है कि भाई स्वामित्व कौन होगा, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर अगर देखेंगे कि मालिक कौन होगा, यहाँ पर ओनरशिप के आधार पे हम देखने वाले हैं। तो ये कौन कौन हो जाते हैं, इसमें चार अलग अलग है, चार अलग अलग कौन है। सबसे पहला जो रहता है उसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब जो चीजें हमारी अपनी, अब आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल तो देंगे हम। जैसे ये फोन है, ठीक है, ये हमारा अपना फोन है, ये डिजिटल बोर्ड है, ये हमारा अपना है, ये पेन है हमारी अपनी है, ये माइक है हमारा अपना है। सारी चीजें यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रही है ना, ये सारी चीजें हमारी अपनी है, इनको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। बट जब हम जिस विद्यालय में ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे, जहां से हमें छोड़ के आना पड़ा, ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑफलाइन क्लास में इस तरीके से कवर कराते, हमारे जो अभी क्लास 10th के बच्चे थे उनके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो कवर कराते, वहां से जो छोड़ के आना पड़ा ना, वो क्या था, तो वो व्यक्तिगत नहीं था, उसको सामुदायिक कह सकते थे, या फिर हम कह सकते हो किसी और का व्यक्तिगत था, हमारा नहीं था व्यक्तिगत। हमारा व्यक्तिगत रहता तो हमारी मर्जी से चलता, और हमारी मर्जी जहां नहीं चलती वहां हम नहीं रहते।
तो इस वजह से वहां से हमको आना पड़ गया और ये चीजें हमको देखना पड़ा कि अब हमको ये क्या है, तो ये हमारा व्यक्तिगत है, ये हमारा पर्सनल है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको कहेंगे कि ऐसा संसाधन है, ठीक है, जो क्या है भाई, तो जो है इंडिविजुअल रिसोर्स यानी कि व्यक्तिगत संसाधन। बात समझ में आई? जैसे क्या, जैसे हमारी भूमि हो गई, पौंड हो गया, इसको हम कह सकते हैं, इसको रखेंगे हम व्यक्तिगत में, पर्सनल हो सकता है, जैसे कुआं, वाटर हो गया, तो इसको भी ऐसे ना रखें तो ठीक है। अरे फोन रख सकते हैं यार, ये हमारा फोन हो गया, ठीक है, हमारा घर हो गया, ये सारी चीजें हम किसमें रख सकते हैं, ये सारी चीजें हम रख सकते हैं व्यक्तिगत संसाधन में। आइए कम्युनिटी यानी कि इसमें हम क्या रखेंगे, तो इसमें हम रखेंगे भाई, देखिए इसमें है सामुदायिक, ठीक है, यानी सामुदायिक जो पूरे किसी समुदाय का हो, ठीक है, केवल एक दो व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, सामुदायिक संसाधन, यानी कि वो कम्युनिटी रिसोर्स है। जैसे क्या हो गया, विलेज, पूरा गांव, पूरा गांव किसी एक आदमी का है, प्रधान प्रधानी जीत के आते हैं, गांव को थोड़ी जीत लिए हैं। तो ये जो गांव होता है ये एक आदमी का है नहीं, पूरे के पूरे गांव वालों का है। इसीलिए नहीं कोई भी कहेगा कि अरे हमार गौवा, तो हमार गौवा ये जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, इसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन हम उसको कहते हैं जहां हमारे देश और हमारे राज्य दोनों का नियंत्रण, दोनों का नियंत्रण का मतलब किसी एक का भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे नेशनल रिसोर्स यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। जैसे अगर देश में जहां तक हमारे सरकार की चलती है, हमारे सरकार का मतलब जिसको हमने चुन के भेजा है, जरूरी नहीं कि वो केवल मोदी या योगी किसी एक को हम कह दे रहे हैं, ऐसा जी लगाना कोई यहाँ कंपलसरी नहीं है कि हम बताते समय हर बार जी लगाएंगे, हैं प्रधानमंत्री तो उनकी रिस्पेक्ट तो हम लोग करते ही हैं, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या है कि हमको ये देखना है कि ये सारी चीजें जो नेशनल है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमारे देश के राज्य सरकार और केंद्र सरकार का चलता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे नेशनल रिसोर्स यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। जैसे देखिए ये हमारा जो है भारत देश है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक यानी कि 12 समुद्री मील तक यहाँ तक शासन किसका चलता है भाई, यहाँ पे जो कुछ चीजें निकलेंगी ना ये सब कही जाएंगी किसकी है, भारत की है। अब अगर ये कही जा रही है कि भारत की है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक ये जो हमारा शासन चल रहा है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नेशनल रिसोर्स कहेंगे। बट चौथे नंबर पे क्या आता है, इंटरनेशनल रिसोर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके बाद भी ना एक समय आता है और वो एक समय क्या आएगा कि यहाँ का ये जो रिसोर्स है यहाँ तक चलता है, यानी कि ये अब ओपन सी आ गया, इसको कहते हैं ओपन सी। 200 के बाद तो इसको नाम दिया जाता है ओपन सी यानी कि खुला समुद्र। भाई यहाँ पे सबका चलेगा, इधर कोई भी ऐसा नहीं कि जो कहे कि हमारे ही देश का ही है, आपके देश का नहीं है, तो इसको हम ओपन सी नाम देते हैं, यानी कि एक खुला सागर, यहाँ पे भी किसी का चल सकता है। प्रशांत महासागर किसी का है, कोई बोल सकता है कि हमारा है, अमेरिका इतना बड़ा अपने आप को समझता है, बोल दे कि हमारा है प्रशांत महासागर, ब्रिटेन बोल दे हमारा है प्रशांत महासागर, कहाँ ले जाओगे उतना जल, इत्तू से हो और लेके कहाँ जाओगे उसको, तो इसलिए कोई कह नहीं सकता उसको, ठीक है। तो ये हम नाम देंगे क्या, इंटरनेशनल रिसोर्स इनको हम कहते हैं, ठीक। आगे अगर हम देखें तो अब हमको क्या मिलेगा, डेवलपमेंट के आधार पर कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डेवलपमेंट के आधार पे भी हम 4 अलग अलग प्रकार के रिसोर्स देखते हैं। जैसे पहला क्या हो गया, पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्स का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं जिसको हम संभावी कहेंगे, ठीक है। संभावी का क्या मतलब होता है, जिनकी संभावना की जाए, यानी वो रिसोर्स तो हैं, ठीक है, वो रिसोर्स हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का बढ़िया रिसोर्स है, बट वहां पे हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि संसाधन तो वहां है बट इनका कोई उपयोग ही नहीं है भाई, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो
वो चीजें होने का क्या मतलब है। जैसे अभी हमारे पास ये जो वाईफाई का बता रहे थे डाटा वाला है, तो बहुत सारा इसमें डाटा पड़ा हुआ है, बट क्या मतलब है इसका। मतलब का ये है कि जैसे आप लोडिंग कर सकते हैं, बट लाइव अभी चलाना हो तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसमें सब चलता ही नहीं है, चल ही नहीं रहा, आज शाम से हम परेशान हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी इसको चलाएंगे जब तक, या तो फिर अपलोड कर लेते हैं। इसको हमने भाई 1000 जीबी लिया है, तो ये बिना निकाले हम थोड़ी शांत होने वाले हैं। तभी इसको इसका और कसर जो कुछ बाकी है तो निकालेंगे, चाहे अपलोड करके या कैसे भी, हमको ये सारी चीजें जो है करनी है। तो इसीलिए एक ऐसा हमारे पास रिसोर्स है, ये रिसोर्स को हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। फिर क्या आता है, तो डेवलप, ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स आता है। ठीक है, ये डेवलप्ड रिसोर्स आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या देखना है, तो इसमें हम समझते हैं अगर, तो जैसे आयरन लोहा हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ये विकसित संसाधन है। ठीक है, ये विकसित संसाधन इनको हम लोग कहते हैं। ठीक है यानी कि इनका तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उपयोग किया जा रहा है, जिनका उपयोग अभी हम कर रहे हैं उनको हम लोग विकसित संसाधन कहेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, फिर स्टॉक, स्टॉक का क्या मतलब होता है, स्टॉक का मतलब होता है भंडार। ठीक है, यानी जो अभी भंडार के रूप में हम कहीं जमा करके कोई चीज रखे हैं, ठीक है, कोई चीजें हम जमा करके रखे हैं, बट उनके लिए अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम उनका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जैसे भूतापीय ऊर्जा क्या है, ये इसी प्रकार की रिसोर्स है जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आगे आते हैं तो जिसमें आ जाता है रिजर्व, यानी कि भाई ये संचित कोष है। ठीक है, ऐसा ही ये स्टॉक का ही एक रूप होता है। ठीक है, ये स्टॉक का ही एक रूप होता है संचित कोष। संचित कोष स्टॉक का ही एक रूप है, भंडार का ही एक रूप है। ये भी हम क्या देखते हैं, इसका भी अभी हम एक तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या, तो जैसे हो गया भाई जंगल में भी वन वगैरह, ठीक है, इनका भी हम बहुत ज्यादा उपयोग तो ऐसा करते नहीं, और जरूरत भी क्या है, हमें क्या जरूरत है जंगलों को काट के सारी चीजों की तबाही मचाने की। क्या जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या क्या चीजें नहीं हो सकती है, इसलिए जरूरत भी नहीं है उनको। तो ये सारी चीजें हम संचित कोष के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, आते हैं अब हम यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, यानी कि अगर हम बात करें कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे हम उसको डेवलप्ड करें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे अब हमको देखना है, तो भाई देखिए, सबसे पहली बात तो रिसोर्स दो लोगों के बीच में बटा हुआ है, एक अमीर एक गरीब, एक केवल दो लोगों के बीच में रिसोर्स बटा हुआ है। 90% रिसोर्स किनके पास है, तो इनके पास है, और भी हम कह सकते हैं, और केवल 10% रिसोर्स इनके पास है। संख्या 90% इनकी है और 10% इनकी है। पूरे विश्व में चलती इन्हीं के है 90% सारी चीजें, और ये केवल यही 10% लोगों की सारी बातों को मानना पड़ता है। तो पूरे के पूरे रिसोर्स में अगर हम देखें तो रिसोर्स इन्हीं के पास पड़ा हुआ है। इसके पीछे कई रीजन हमको लगते हैं। हमने एक जो कुछ भी अभी जाना है उसके बिहेव पे अगर हम देखें तो इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि कुछ तो मेहनत की वजह से है, और कुछ चीजें इसमें हैं कि जो जिनके पास हो गया हो अपना छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, मतलब बेईमानी से या भ्रष्टाचारी से जैसे भी चल रहा है बस चलने दीजिए, उसको चलाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि बाकी लोगों को क्या जरूरत है इसकी, ऐसा समझते हैं कि हमको मिल गया है तो फिर दूसरों की इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें चल रही हैं, रिसोर्स इस तरीके से बटा हुआ है। तो जैसे इसी वजह से ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो इससे क्या होगा ये समझिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से भैया ये O3 मतलब जिसको ओजोन परत कहते हैं, ये ओजोन परत हो जाएगी थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी पतली, और इसके वजह से ना एक किरण आएगी जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट
रे, यानी कि पराबैंगनी किरणें, ठीक है। और ए जो आएंगी ना, तो ए आने के बाद क्या करेंगी, स्किन कैंसर होगा, स्किन कैंसर, ठीक है। और स्किन कैंसर कैसे लोगों को होगा, ऐसे लोगों को होगा जो जितने ज्यादा मतलब लाइट की वजह से हम बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, थोड़े से हाईलाइट कर देता है ये सब एकदम पूरा चेहरा, और ये सब अभी थोड़ा सा डार्क कर देता है इधर। और जितना अगर हम ऊपर देखना चाहेंगे ना, तो लाइट बहुत हाई है। अभी तो हमारी आंखें एडजस्ट कर चुकी है, इतनी लाइट अगर आपको यहाँ पे अभी खड़े करा देना, दिखेगा नहीं यहाँ से निकलने के बाद, बट हमारी आंखें इसको एडजस्ट कर चुकी है, ठीक है। एक सिद्धांत था, उसके तहत ये कहा जाता था कि भी जैसे आपको वहाँ पे परिस्थितियां मिलेंगी, जैसे धीरे धीरे जो है वहाँ आप एडजस्ट करते चले जाएंगे, तो वो सिद्धांत फॉलो कर रहा है, हमारी आंखें सारी चीजें अब धीरे धीरे इसको एडजस्ट करेंगे। हम लोग अगर ऐसे हमेशा लाइट में 3-4 घंटे, 3-4 घंटे कहाँ, 5-6 घंटे तो ऐसे बीत ही जाते हैं। तो अभी तो 5-6 घंटे चल रहा है, अब जितना ज़्यादा लाइव क्लास लेंगे तो इस तरीके से क्लासें लेंगे तो ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा लाइट में रहते हैं ना, आंखें एडजस्ट कर लेती हैं, फिर दिखता है। अगर रात को इतना हाई लाइट अभी देखने के बाद भी कोई कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अब रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है, संसाधन नियोजन इसको कहते हैं, संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का सिंपल सा मतलब है कि संसाधन जहां नहीं है, ठीक है, संसाधन जहां ज्यादा है, जहां ज्यादा है वहां से क्या करो, वहां से वहां पहुंचाओ, जहां कम है या फिर नहीं है तो वहां पहुंचाना, इसी को क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन, ठीक है। जहां ज्यादा है, जैसे राजस्थान से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बाकी जगह ले जाना चाहिए, और बाकी जगहों से वाटर की कमी राजस्थान में है तो इसको यहाँ लेके आना चाहिए, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, यही रिसोर्स प्लानिंग कहलाएगा, संसाधन नियोजन कहलाएगा। जैसे अभी इस समय क्लास 10th और क्लास 12 वालों के बच्चों को क्या प्लानिंग बनानी चाहिए कि देखिए जो चीजें कमजोर है ना उनको पढ़ लिया जाए, और जो चीजें ज्यादा मजबूत हैं उनको रिवाइज कर लिया जाए, बस इससे ज्यादा थोड़ी। अब जो मजबूत है, जो इंटरेस्ट जिसमें आ रहा है वही क्लास देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, इससे नहीं फायदा है। जो कमजोर है, जो आपने नहीं पढ़ा है, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, वन शॉट रिवीजन देख लीजिए कहीं ना कहीं से, ऐसा जरूरी नहीं है हमारी क्लास से, कहीं से भी देखिए, आपको अपना एक जो है प्लानिंग बना लेना चाहिए, ठीक। आगे देखें, अभी लैंड रिसोर्स, अब ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। क्यों क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, हमने एक फार्मूला सेट किया है, फार्मूला क्या हमने सेट किया है कि जो हमने सोशल साइंस में पढ़ाया नहीं वो पेपर में आया नहीं, एक 100% एक्यूरेसी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब अगर हमने कोई चीज छोड़ दिया चैप्टर में, दोबारा उसको मत पढ़िएगा, क्योंकि उससे नहीं आएगा क्वेश्चन, आएगा ही। और इसलिए अगर हमने जो चीज कह दिया कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूरी है कि देखिए, क्यों, क्योंकि भाई ये तो आएगा, ग्रांटेड आएगा, गारंटी के साथ आएगा। हर बार लैंड रिसोर्स से जोड़ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आपको हम दिखाएंगे एक फोटो आपको दिखाएंगे, वहां से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए लैंड रिसोर्स यानी कि इसको क्या कहते हैं, भूमि संसाधन या भू संसाधन कहा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं भू संसाधन। अब ये जो भू संसाधन है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि हमारे पास जो जमीन है, आपके पास जमीन है जी, बिल्कुल। तो ये जो हमारे पास जमीन है, इस जमीन को हम कितने भागों में बांट के क्या क्या कर रहे हैं, तो जो जो कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, भूमि संसाधन, भूमि का किस तरीके से हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे पास है कैसी जमीनें, तो भाई 43% ना प्लेन एरिया है,
ऐसा जी प्लेन एरिया हमको मिलता है। अच्छा, अगर ज्यादा प्लेन एरिया है तो यहाँ पे रहने वाले गोलू मोलू ये ज्यादा रहेंगे, ठीक है, ये सभी ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पॉपुलेशन क्या होगी, यहाँ इंक्रीज होगी, ज्यादा मिलेगी, जनसंख्या ज्यादा मिलेगी, ठीक है। उसके पीछे का क्या रीजन, प्लेन एरिया, ठीक है, तो प्लेन एरिया की वजह से ऐसा होता है। आगे हिली एरिया कितनी है, तो केवल 33% हिली एरिया, और प्लेटू कितना है, तो प्लेटू है 27%। तो एक आप बनाएंगे चित्र, और वो चित्र कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कहाँ गया भाई, यहाँ पे एक आप बना लेंगे फोटो इस तरीके का, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बता देना है कि यहाँ से ये 30% क्या हो गया, 43% हो गया प्लेन एरिया। क्वेश्चन आएगा ध्यान से, और ये क्या हो गया 30% हिल एरिया, और ये 27% क्या हो गया, तो ये हो गया प्लेटू। मतलब प्लेटू का मतलब क्या होता है, प्लेटू का मतलब होता है पठार। बात समझ में आ गई है। तो ये इतनी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन इस पे आते जाते रहते हैं, तो इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला अगला इस चित्र को याद रखना जरूरी है कि इससे क्वेश्चन जो है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं हर बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आया था, पिछली बार की बात है, 2025 का एग्जाम हुआ है, 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें, अभी ये 26 चल रहा है, तो इसमें जो आएगा, इसमें तो आएगा ही, साथ में 25 में भी आया था। हम सॉल्व कराए थे पेपर को, हमको पता है, ठीक है। अब सॉल्व कराने का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि हम नकल कराए थे, ठीक है। जो चीजें मतलब हैं तो वो उसकी बातें नहीं अभी हम कर रहे हैं, उस पर कभी हम खुल के चर्चा करेंगे, वो सारी चीजें अलग होती हैं, वो एक अलग मुद्दा है। उस पर जब हम चर्चा करेंगे ना, तो सरकार को बगल में बैठा के कभी चर्चा होगी, अभी नहीं, उसका टाइम आया है, हम लोग बात करेंगे कभी, उसका समय आएगा। बाकी अभी जो चर्चा हमको करनी है, तो इसको सॉल्व पेपर हम कराए थे, तो उसमें भी हमको मिला था कि क्वेश्चन उसमें आया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या है, तो भाई वन का क्षेत्र कितना है, ठीक है। यहाँ पे वन का क्षेत्र कितना है, एक क्या चीज दिखाई दे रहा है, तो ये हमको दिख रहा है कि भाई ये पूरा जो भूमि है ना, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो 46 पॉइंट, यानी कि अगर हम बात करें तो 46.26% क्या है, ये है यहाँ पे वन का क्षेत्र, ठीक है, वन है। और ए 3.73%, ये क्या है, तो ये ऐसी जमीन है, ठीक है, ये ऐसी जमीन है जिसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे कि भाई ये कृषि अयोग्य भूमि है, ठीक है। यानी कि ये पड़ती तो है ही, ये है बंजर, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो बंजर के साथ साथ यहाँ पे कभी कृषि नहीं की जा सकती है। बट एक आएगी, ठीक है, एक आएगी ऐसी बंजर भूमि, बट वो कृषि योग्य रहेगी, है कृषि योग्य, लेकिन फिर भी वहां पे खेती नहीं की जा सकती है। और ये ऐसी है, ये ऐसी भूमि है जहां पे भाई करना ही नहीं है, कि मतलब आप कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी जमीन है, ठीक है। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलता है 3.50%, ए वाली इस भूमि की बात कर रहे हैं। तो ए भूमि कैसी है, यहाँ पे चारागाह की भूमि है। और फिर ये 6.23% जो है, इसको हम क्या नाम देते हैं, तो इसको अगर हम देखते हैं 6.23%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है कि भाई ये भी एक तरीके से पड़ती भूमि है, ठीक है। तो ये जितने हैं, इनके लिए आपको ये फोटो हम पीडीएफ फॉर्मेट में दे देंगे, और आपकी एनसीईआरटी में भी ये फोटो मिला होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी से और साथ में अगर हम इसको आपको प्रोवाइड करा देते हैं, तो एक दो बार इसको आपको देख के जाना है। क्यों, इसके लिए कोई ट्रिक थोड़ी याद कर सकते हैं, क्या ट्रिक लगाएंगे हम, कोई ट्रिक लगाने की बात है, एक दो बार देख लेना, एग्जाम से पहले भी देख लेना, अभी देख लेना एक दो बार, तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये चीजें थोड़ा सा जो है इमेज बेस्ड है, तो इसको आप लोग याद रख के जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं, अभी इंपॉर्टेंट तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भूमि क्षरण का क्या मतलब है, तो भूमि क्षरण का आप मतलब पहले समझ लीजिए भूमि क्षरण का क्या मतलब है। ठीक है, भूमि क्षरण या उसका उपयोग, तो जितनी ज्यादा भूमि अगर जो हमारे पास है, ठीक है, लैंड के रूप में, उनका हम क्या करते हैं, तो खनन से या अत्यधिक सिंचाई से वो धीरे धीरे, ठीक है, उसका जो ऊपर वाला परत है, ठीक है, ऊपरी परत है, उसको हम लोग नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या कहलाता है, यही भूमि क्षरण कहलाता है। भूमि क्षरण, अत्यधिक चराई हो गई, मतलब उसको चारागाह करते हैं हम लोग, जितना ज्यादा पशु चारण करेंगे, जितनी ज्यादा सिंचाई की जाएगी, तो ये सारी चीजों से ऐसा होता है। ठीक है, आगे हम अगर समझें तो यहाँ पे हमको देखना है अब जाके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, और ये अपने आप में ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इनके बारे में अब हम समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम कुछ जरूरी आपको ऐसे सॉइल बताएंगे जिन पे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं, इनको ज्यादा जरूरी है याद रखना। देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमको क्या देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी जो देखेंगे वो क्या है, उसका नाम हम देखते हैं, और उसका नाम क्या है, जलोढ़ मृदा, यानी कि एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा उसको कहेंगे। ठीक, जल ओढ़ का मतलब है कि जल के द्वारा, हमने ये कॉन्सेप्ट कई बार दिया, जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, उसको नाम देते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, तो एक जलोढ़ मृदा के कुछ नाम है। पहला, इसको ही काप मृदा कहते हैं, इसको ही कसारी मृदा कहते हैं, इसको ही दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो एक पहली बात तो इसके नाम याद रखना है कि इतने सारे इसके नाम हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा काप मृदा किसे कहते हैं, भूल जाओगे, भूलोगे, तो इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, दूसरा, ये तीन अलग अलग नदियों से बना है। कौन तीन नदियां हैं, तो मैप तो हमारा भाई ना, जब से हमने ऑफलाइन में थोड़ा सा पढ़ाना इसको कम किया, तो मैप को हमारे लग गई है नजर, ऑनलाइन वाले सही बच्चे नहीं हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ए मैप हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा जो मैप हो गया, नाराज हो गया है, हमको बनाते नहीं हैं आप बार बार, इसका कहने का मतलब है कि हमको आप बनाते नहीं हैं, और जो है केवल फटाफट थोड़ा सा बना के और हट जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम बना के दिखा देते हैं, नाराज होता है बार बार। ये हो गया मैप तैयार। ठीक है, अब ये जो मैप है, इस मैप की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से एक रिवर है, और वो रिवर कौन सी है, तो वो रिवर है इंडस रिवर। यहां से चलती है एक रिवर इधर, दूसरी एक रिवर चलती है यहां से, और यूं, और एक तीसरी रिवर चलती है यहां से और ऐसे। तो ये तीन अलग अलग जो नदियां हैं, इन्हीं से बनी हुई है जलोढ़ मृदा। इसको नाम देते हैं हम लोग सिंधु, इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं ब्रह्मपुत्र, और इसको नाम देते हैं जी गंगा। तो इन्हीं से बनी है कौन, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है ना, इन्हीं मिट्टियों से हुआ है। जितनी भी जलोढ़ मृदा बनी हुई है, सभी की सभी जलोढ़ मृदा सब इन्हीं से बनी हुई है। ठीक है, इन्हीं को नाम क्या दिया जाता है, एलुवियल सॉइल कहते हैं, काप मृदा कहते हैं, कसारी मृदा कहते हैं। इनके ही अलग अलग नाम दिए गए हैं, इन्हीं को हम जानते हैं अलग अलग नामों से, इन्हीं सारी नदियों से वो बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम इनमें अगर देखते हैं तो क्या चीजें हमको याद रखना है, आगे हमको याद रखना है इसी में। ठीक है, क्या याद रखना है कि ये राजस्थान, पूर्वी तटीय मैदान और इन सारी चीजों, इन जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है। फिर यूपी हो गया, हरियाणा, पंजाब, यूके, ये सभी क्षेत्रों में।
तो यही ये क्षेत्र भी है। यहाँ से देख सकते हैं कि इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है, पूर्वी तटीय मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर ये महानदी और महानदी का ये जो क्षेत्र आता है, महानदी और गोदावरी का क्षेत्र, इसी क्षेत्र में अधिकतर ये नदियों से ही बनी हुई होती है, इसी वजह से नदी के पास ही बार बार मिलती है। ठीक है, बाकी ये स्टेट वगैरह आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट इसमें शामिल है। जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सभी स्टेट इसमें आते हैं। ये 7.68 लाख वर्ग स्क्वायर में है लगभग। पोटास और चूना, फास्फोरस, फास्फेरिक अम्ल, ये सभी जो है यहाँ पे मिलती है। इन सभी की अधिकता यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अब हमको मिलती है कौन सी मृदा, तो अब मिलती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है आपको, इतना पढ़ लो, इतना काफी है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में क्या है, ब्लैक सॉइल को रेगुल मृदा, लावा मृदा, कपास मृदा के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी में जैसे हमको पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और चूना, इन सभी की क्या मिलती है, कमी देखने को मिलती है। और ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। ये चट्टानों वाले क्षेत्र में मिलती है, मिनरल्स के द्वारा बनी हुई होती है, लावा के द्वारा इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसको लावा सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। थोड़ी सी स्पीड दिख रही हो तो वही रिवीजन का क्लास है। ठीक है, तो इतना ज्यादा डीप में हम जाके एक एक चीजें नहीं बताने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम वही चीजें अभी देख रहे हैं जो हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों के लिए क्या है भाई, जरूरी चीजें हैं। ठीक है, ये अब क्या है, रेड सॉइल। रेड सॉइल यानी लाल मृदा। ठीक है, लाल या पीली मृदा इसको कहा जाता है। तो लाल या पीली मृदा इसको नाम दे सकते हैं। और ये जो रेड सॉइल होती है, इसके बारे में क्या याद रखना है, तो रेड सॉइल के बारे में याद रखना है कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पेनिनसुला वाले इस पार्ट में, इस पेनिनसुला वाले पार्ट में, बट कहीं कहीं पाई जाएगी, बहुत ज्यादा हिस्सा इसका नहीं है, क्योंकि पेनिनसुला में ही तो हमको ब्लैक सॉइल भी मिलती है। तो यहाँ पे ए भी मिलेगी और ओ भी मिलेगी। ठीक है, जैसे उड़ीसा, उड़ीसा में हो गया, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, तमिलनाडु का कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, ऐसे बटी हुई है। इसमें अगर हम देखें तो ये यूपी में झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया। ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ये मिट्टी मिलती है। साथ में यहाँ पे ज्वार, बाजरा, कपास की खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा, कपास की खेती भी की जाती है। तो यूपी के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मिलती है। ललितपुर का वो हिस्सा जो चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, चारों तरफ का मतलब वही चारों तरफ है, चारों तरफ से बेचारा घिर गया है। बाकी लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा में आर्द्रता ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा अधिक मिलती है। ठीक है, तो ये आपको लेटराइट मृदा में याद रखना है। बाकी अगर आपको लेटराइट मृदा में और भी चीजें देखनी है, बहुत सारी चीजें अगर इसमें आपको और भी समझना है, तो ऐसा नहीं आपको टेंशन लेना है कि बस इतनी सी चीजें यहाँ पे बता दी गई है, तो क्या इससे ज्यादा अगर आप कहते हैं कि नहीं आएगा, तो फिर क्या नहीं आएगा, और अगर आ गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या ऐसा होगा कि अगर आ गया तो फिर वही आप इसमें क्या करेंगे। तो इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह मतलब स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश को याद रख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में यहाँ पे होता है। साथ में इसी में आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ और भी कुछ क्षेत्र में, जैसे पूर्वी घाट जाता है। ठीक है, ये सारे क्षेत्र भी इसमें होते हैं। बट ऐसा टेंशन थोड़ी लेना है, ऐसा आपको डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं पूछेगा, जहां जो पूछना था वो हमने आपको बता दिया है। स्टेट मतलब इसमें नहीं पूछने वाला है। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा के क्षेत्र में मोटे अनाज, चाय, रबड़, इन सभी के लिए जाना जाता है कि वीडियो स्टक नहीं हुआ है, खांसी आ रही थी तो इसलिए थोड़ा सा रुक गए हैं कि अभी वो सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे अब क्या बढ़ना है, आगे अभी आपको क्या समझना है, अब हम आपको बता देते हैं।
ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताया बहुत कम समय में, वन शॉट रिवीजन बहुत कम समय में हमने किया है। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर कि क्या ही बताएं। बट यकीन मानिए कि अगर आप केवल इस क्लास को कर देते हैं आपका बहुत काम हो जाएगा। बाकी जो हम क्वेश्चन आंसर का सेट कराएंगे तो वो चीज़ें तो होती हैं, उनको करना मतलब अनिवार्य इसलिए होता है ना कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर वहां से आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ से आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप यहाँ से भी दे सकते हैं। बाकी स्लाइड में आगे से हम, अभी तो ये फर्स्ट डे ऐसा था कि हमें जो है स्लाइड थोड़ा सा ऐसे खुद से हमने लिखा हाथ से ही, तो थोड़ा सा समय भी लगता है और इसमें सारी चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखती हैं। बट आगे से हम प्रयास करेंगे कि स्लाइड आप लोगों को जो मिले वो लिखी लिखाई स्लाइड थोड़ी सी मिल जाए अधिकतर चीज़ों की, ताकि आपको अगर आंसर भी वहाँ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम लोग करते समय वहाँ से देख लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा हमारा अगला चैप्टर रहेगा, तो हम अगले चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पे अभी तो भाई मिट्टी बहुत सारी होती है, ठीक है, शुष्क मृदा होती है, ठीक है। बाकी जो है इसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो नाम लिया जाता है वन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो दोमट और इन सभी क्षेत्रों पे पाई जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है। जलोढ़ मृदा तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। बाकी अगर और भी चीजें हैं तो अभी शिखर सम्मेलन वगैरह हमको थोड़ा सा कवर करना है, तो उनको हम क्या देखेंगे, एजेंडा 21 का अभी एक इधर थोड़ा सा छूट गया था, एजेंडा 21 जो हम बाद में देखने की बात कर रहे थे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। 1992 में हुआ है ब्राजील के दक्षिण अमेरिका के ब्राजील वाले क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील वाले क्षेत्र में ये हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ब्राजील वाले क्षेत्र में हुआ है और ये 1992 में हुआ था। 1992 में एजेंडा 21 एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 का क्या मतलब है, तो एजेंडा 21 का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए किया गया था, मतलब सतत पोषणीय डेवलपमेंट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और डिस्कस करेंगे अब हम अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर जो हमारे पास रहेगा वो कौन सा चैप्टर रहने वाला है, तो अगर हम बात करेंगे तो वो अगला चैप्टर हमारे पास जो रहेगा उसमें शायद हमें उम्मीद है कि हम लोग सेकंड वाला चैप्टर ही देखेंगे, जिसको वन या वन्य जीव संसाधन के नाम से जानते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे आरक्षित क्षेत्र से लेके और भी रिजर्व वगैरह ये सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, देखेंगे हम उनके बारे में भी सारी चीजें, ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी इसमें अभी हमको लगेगा तो टॉप 20 क्वेश्चन इसके हम क्या करा देंगे, रिवाइज भी करा देंगे, ठीक है, बहुत जल्द ही हो सकता है, मे बी आज ही हो जाए, हमारे मन की बात है, ठीक है। तो अभी तो इसमें ज़्यादा स्टोरेज का वो इशू है थोड़ा सा, आप नहीं देख पा रहे होंगे इसको, बट अभी हम देख रहे हैं, इसमें दिखा रहा है कितना, तो इसमें दिखा रहा है 0.7 GB के 0.7 GB का स्टोरेज है, इसीलिए लाइव चलता तो हमको टेंशन नहीं रहता, हम 2-3 चैप्टर एक साथ में कंप्लीट करते हैं, बट ऐसा इसलिए हमको रुकना पड़ता है क्योंकि इसमें जो है स्टोरेज का इशू, तो उतना ही हम पीपीटी वगैरह भी इसमें तैयार करते हैं। चलिए अभी हम प्रयास करेंगे एक बार फिर से लाइव का, अगर चली चीज़ें तो फिर से हम देखेंगे, तो मिलते हैं, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय अगली क्लास में।